नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर प्रोग्राम को लेकर के। तो आपको बताते चलें कि इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं दिन भर की, उन्हें आप तक पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ इसमें स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर किया जाता है। और इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम को एमसीक्यू के माध्यम से और उनकी व्याख्या के माध्यम से उन खबरों तक आपकी पहुंच बनाई जाती है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। देखिए, खबरों को आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप खुद से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और एक एस्पिरेंट्स के लिए समय ही महत्वपूर्ण है। तो हम इन्हीं उद्देश्यों के साथ कि आप जो है परीक्षा हाल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें जो करेंट अफेयर से आए, और उससे स्टैटिक पार्ट से भी अगर यदि प्रश्न बने तो आप उसे भी सही कर सकें। तो हम इसी उद्देश्य के साथ प्रतिदिन आपके समक्ष हाजिर होते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर कर दें। चलिए, आज के लिए आपका पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 23 अगस्त, ऑप्शन सी 5 जुलाई, ऑप्शन डी 22 अक्टूबर। तो आप सभी को पता होगा कि वर्ष 2023 का वो समय जब भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में गौरवपूर्ण दिन था, क्योंकि उसी दिन चंद्रयान 3 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। तो उसी की याद में, उसकी उपलब्धि में 23 अगस्त को भारत सरकार ने अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था। तो इस बार जो 2025 का है वो दूसरा है। ठीक है, तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर बी। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसरो की अद्भुत अंतरिक्ष यात्रा का उत्सव है। ठीक है, भारत में 23 अगस्त को मनाया जाने वाला दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 में विशेष रूप से चर्चा में है, क्योंकि यह चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की दूसरी वर्षगांठ है। इस दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में इसरो की चंद्रयान 3 लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को याद करना और युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में स्टेम कहते हैं, में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। तो स्टेम का मतलब विज्ञान, यानी एस से हो गया साइंस, टी से हो गया टेक्नोलॉजी, ई से हो गया इंजीनियरिंग और एम से हो गया मैथमेटिक्स। तो इन सभी में युवाओं को प्रेरित करना, युवाओं को इस क्षेत्र में आगे आने के लिए उन्हें प्रेरणा देना। ठीक है, भारत की उपलब्धियां क्या रही हैं अब तक? तो वर्ष 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इनकॉस्पार का गठन हुआ। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। 1975 में आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। 1980 में रोहिणी उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, जो SLV-3 रॉकेट से हरिकोटा से प्रक्षेपण किया गया था। यह भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था जिसने उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया था। तो ये जो है रोहिणी आपको याद रखना चाहिए, 1980। उसके बाद समय आता है वर्ष 1984 का, जब राकेश शर्मा USSR के सहयोग से, USSR के अंतरिक्ष मिशन के सदस्य थे। वो सोवियत संघ के साथ इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था। मंगलयान जो प्रक्षेपित किया गया था, मंगल कक्षी मिशन, इसका प्रक्षेपण 2013 में किया गया था। और मंगलयान जो ऐसा मिशन था कि जब इसका प्रक्षेपण किया गया था तो ये पहली बार में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश था, और इसमें बजटी जो आवंटन था वो भी बहुत ही कम था। फिर आता है चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण, जो 2019 में किया गया था। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य 11
2023 में किया गया था, आप लोगों को याद होगा। फिर 2023 में ही चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की गई थी। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर। अभी हाल ही में एक्सियोम मिशन 4 यानी X4 का प्रक्षेपण किया गया, जिसमें सुधांशु शुक्ला जी गए थे। ठीक है। उसके बाद 2025 में ही निसार, नासा और इसरो के बीच पहला संयुक्त पृथ्वी अवलोकन लॉन्च किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डेली करंट अफेयर में देख रखी है। जब आप रेगुलर इस सेशंस के साथ बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है। अंतरिक्ष और जन कल्याण की बात करें तो भारत ने क्या किया है अंतरिक्ष और जन कल्याण के क्षेत्र में? तो नाविक नेविगेशन, भारत का अपना GPS जो है ये स्थापित हो सका है। और कृषि आपदा प्रबंधन, टेलीमेडिसिन में सैटेलाइट्स का उपयोग, ये सब भारत कर रहा है। आपदा प्रबंधन में 10 राडार सैटेलाइट जो है स्थापित किए गए हैं। जो भारत का पूर्वी तटीय राज्य है वहाँ पर 6, उसके बाद 4 जो है पश्चिम तटीय में, जैसे अहमदाबाद हो गया, पुणे हो गया, इन सबों में 4 सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं। वहीं भारत का एक मुख्य मिशन है मलबा मुक्त अंतरिक्ष यानी DFSM मिशन 2030 तक ये है। और इसके तहत मलबा मुक्त स्थान जो है बनाना है अंतरिक्ष को। अंतरिक्ष क्षेत्र में अब तक 100% FDI विदेशी निवेश की अनुमति है। FDI क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें 100% FDI है। 74% तक स्वचालित मार्ग से है। उपग्रह निर्माण और संचालन, उपग्रह डेटा उत्पादन और ग्राउंड गेसमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट जो है 74% है। 49% तक स्वचालित मार्ग से आता है। प्रक्षेपण यान और संबंधित प्रणालियाँ या उप प्रणालियाँ, अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण और प्राप्ति के लिए अंतरिक्ष बंदरगाहों का निर्माण किया जा रहा है। 100% तक स्वचालित मार्ग यानी उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों या उप प्रणालियों का विनिर्माण किया जा रहा है। आगामी मिशन क्या है? अंतरिक्ष विजन 2047। विकसित भारत का भी लक्ष्य 2047 है और अंतरिक्ष विजन भी 2047 है। तो इसके तहत जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की है स्पेस में। चंद्रमा पर मानव लैंडिंग की योजना है। अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहन विकसित करना है। शुक्र ग्रह मिशन, मंगल ऑर्बिटर मिशन, चंद्रयान-4, चंद्रयान-5 भी ये आगामी मिशन में शामिल है। संचार, नौवहन, आपदा प्रबंधन व संसाधन निगरानी हेतु उपग्रह स्थापित करना, ये भी आगामी मिशन में शामिल है। अंतर्ग्रही अन्वेषण के लिए प्रवेश द्वार का निर्माण करना, ये भी आगामी मिशन का हिस्सा है। भारत ने 2014 से अब तक जो है 34 देशों के लगभग 400 प्लस यानी 400 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। यानी विदेशों के भी जो भारत के अलावा विश्व के अन्य देश हैं उनकी भी सैटेलाइट जो है भारत लॉन्च करता है। जैसे USA का भारत ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया है वो 232 किया है, जो कि सर्वाधिक है। यूनाइटेड किंगडम का 83 है, सिंगापुर का 19 है, कनाडा का 8 है, कोरिया का 5 है, लग्जमबर्ग का 4 है, इटली का 4 है, जर्मनी का 3 है, बेल्जियम का 3 है, फिनलैंड का 3 है, फ्रांस का 3 है, स्विट्जरलैंड का 2 है, नीदरलैंड का 2 है, जापान का 2 है, इजराइल का 2 है, स्पेन का 1 है, ऑस्ट्रेलिया का 1 है, संयुक्त अरब अमीरात का 1 है, ऑस्ट्रेलिया का 1 है। ऑस्ट्रेलिया तो अच्छा ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का भी है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों का है। ठीक है, तो ये सब देश हैं जिसके सैटेलाइट जो है भारत लॉन्च कर चुका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। भारत का कौन सा राज्य पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य बना है? तो अभी इसके पहले हम लोग यूटी की बात करें तो लद्दाख जो है पहला साक्षर राज्य बना था। वहाँ डिजिटल साक्षर राज्य की बात नहीं हो रही है, मैं जो कह रहा हूँ एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। जो लद्दाख है पहला साक्षर राज्य केंद्र शासित, पहला जो है साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसके बाद 3 राज्य जो है साक्षर राज्य बन चुके हैं। कौन कौन से? तो एक तो है गोवा, ठीक है, दूसरा है सिक्किम और तीसरा है
त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 3 राज्य हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत का कौन सा राज्य पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? तो यहाँ डिजिटल साक्षर राज्य की बात हो रही है। तो पहला तमिलनाडु, ऑप्शन बी कह रहा है कर्नाटक, ऑप्शन सी कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कह रहा है केरल। तो यहाँ पर केरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। 21 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन जी हैं। इन्होंने केरल को देश का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है। यह उपलब्धि डिजी केरला परियोजना के पहले चरण की पूर्णता के साथ हुई है, जिसका उद्देश्य डिजिटल खाई यानी डिजिटल डिवाइड को पाटना था। डिजिटल खाई क्या है, डिजिटल डिवाइड क्या है? तो जो हमारी पूर्व की पीढ़ी है वो और वर्तमान की पीढ़ी में ऐसा अंतर बन गया है कि वो लोग जो है डिजिटल रूप से, मतलब जो हमारे पुरानी पीढ़ी है वो डिजिटल रूप से उतने सक्षम नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न है कि उस समय जो है उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस क्षेत्र में वो साक्षर नहीं हो पाए। जैसे एआई हो गया और मेटा हो गया, ये सब जो है उस क्षेत्र में साक्षर नहीं हो पाए थे। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डिजिटल डिवाइड के कैटेगरी में आते हैं। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि आपको फेसबुक यूज करते हुए, व्हाट्सअप यूज करते हुए, इत्यादि इत्यादि यूज करते हुए, यानी सोशल मीडिया यूज करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन जब बात आती है कोडिंग डिकोडिंग की तो वहाँ फिर पीछे हो जाते हैं। बात आती है जब एआई की तो वहाँ पीछे हो जाते हैं। बात आती है जब मिक्सिंग की तो वहाँ पीछे हो जाते हैं। तो वो भी डिजिटल डिवाइड के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? डिजिटल खाई को पाटना था। डिजी केरला एक स्थानीय निकायों के स्तर पर चलाया गया व्यापक कार्यक्रम है। कुल 1.5 करोड़ लोगों यानी 1.5 करोड़ लोगों का सर्वे किया गया। इनमें से 21.88 लोग डिजिटल रूप से निरक्षर पाए गए। इनमें से 21.87 लाख लोगों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया और मूल्यांकन पास कर लिया। अब ये केरल जो है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। चलिए हम लोग भारत के स्थिति में देख लें, भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लें। तो 15वीं जनगणना जब हुई थी 2011 में, कब हुई थी? 2011। अभी जो होगी वो जो 2026 से होगी वो 16वीं जनगणना होगी। तो 15वीं जनगणना एवं साक्षरता की बात करें तो भारत में कुल साक्षरता 74.04% था, जिसमें पुरुष साक्षरता 80% और महिला साक्षरता 65.46% था। तो देखिए जब करंट आप पढ़ते हैं तो कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसमें स्टैटिक पार्ट्स को आप रिवाइज करें। तो ये स्टैटिक पार्ट्स है हमारा। ठीक है, तो जनगणना अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जनगणना को जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसमें से छोटा सेगमेंट आपको उस करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक समझ में आए आप जो है उसे रिवाइज मार लीजिए। जब रिवाइज मारेंगे तो अलग से जनगणना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में कानून के प्रावधानों के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है उपभोक्ताओं को खाद्य परीक्षण के लिए नमूने लेने का अधिकार है। जब कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करता है तो उसे कोई शुल्क नहीं देना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए, मैं नंबरिंग कर दे। चलिए, तो भारत में कानून के प्रावधानों के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है या हैं? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है उपभोक्ताओं के खाद्य परीक्षण के लिए नमूने लेने का अधिकार है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जब कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करता है तो उसे कोई शुल्क नहीं देना होता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है उपभोक्ता की मृत्यु के मामले में उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। तो देखिए
उपभोक्ताओं को खाद्य परीक्षण के लिए नमूने लेने का अधिकार है, तो ये सही है। जब कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम में यानी कंज्यूमर कोर्ट में जब मामला दायर करता है, ठीक है, शिकायत करता है, तो वहाँ पर एक निश्चित शुल्क होता है जिसे जो है पे करके ही वहाँ पर शिकायत दर्ज की जाती है। ऐसा नहीं होगा तो होगा क्या कि बहुत सारे मामले ऐसे होंगे कि ये शिकायतों का मामला बढ़ जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी। अनायास ही किसी के साथ अनबन हुआ और जा कर के मान लीजिए पैसे को लेकर के विवाद हुआ और जा कर के उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। फिर तीसरा स्टेटमेंट की स्थिति में देखिए, जब कोई भी उपभोक्ता है अगर उसने शिकायत की है और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बदले में उसका जो कानूनी उत्तराधिकारी है वो जा कर के उसकी शिकायत दर्ज कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो क्यों गलत है हमने बता दिया। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, सही उत्तर का चयन करना है, यहाँ सही विकल्प का चयन करना है, तो ऑप्शन सी सही है। अब ये क्यों चर्चा में है, तो चर्चा में होने का मुख्य कारण क्या है, तो CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने क्या किया है कि रैपिडो के जो झूठे विज्ञापन थे उस पर जो है पाबंदी लगाई है, ठीक है। और जांच के बाद जो है विज्ञापन जो है झूठे पाए गए और उसके बाद जो है उस पर जुर्माना भी लगाया गया है, ठीक है। तो इसीलिए चर्चा में है। रैपिडो क्या है, एक जो है डिजिटल प्लेटफार्म है जिसके तहत यात्री लोग अपना यात्रा करते हैं। तो रैपिडो आप लोगों ने महानगरों में देखा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो CCPA ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए जुर्माना लगाया है। CCPA ने विज्ञापन के जरिए रैपिडो ऑनलाइन राइड पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने रैपिडो के उन विज्ञापनों पर संज्ञान लिया है जिनमें उपभोक्ताओं से 5 मिनट में ऑटो नहीं तो 50 रुपये पाएँ और गारंटीड ऑटो का वादा किया गया था। जांच के बाद ये विज्ञापन झूठे, भ्रामक और उपभोक्ताओं के प्रति अनुचित पाए गए। तो यहाँ 50 रुपये पाए की जगह अगर मान लीजिए ऑटो लेट हो गई तो वो जो है कॉइन देता था, ठीक है। और कॉइन जो है वॉलेट में ही देता था और व्यक्ति जो है मजबूर होता था कि उस वॉलेट का उपयोग करे भविष्य में, तो फिर से जो है रैपिडो बुक करे। तो ऐसे में क्या है कि वो जो है उसी कंपनी में ही फंसा रहता है, ठीक है। भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े नैतिक मुद्दे क्या क्या हैं उसे देखें हम लोग। तो अधिकार आधारित दृष्टिकोण का उल्लंघन होता है। इसके कारण सूचित करने के अधिकार, चुनने के अधिकार और सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए रेडबुल गिव्स यू विंग्स अभियान, जिसमें झूठे फंक्शनल फायदे दिखाए गए थे, उस पर गलत प्रस्तुति के लिए जुर्माना लगाया गया था। तो रेडबुल पर भी लग गया है। उपयोगितावाद के खिलाफ ये नैतिक मुद्दे हैं, ठीक है। तो भ्रामक विज्ञापन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे समाज को लंबे समय में हानि हो सकती है। उदाहरण के लिए वोक्सवैगन के क्लीन डीजल अभियान का ग्रीन वॉशिंग मामला, ये जो है ग्रीन वॉशिंग मामला था वोक्सवैगन का, और इसके तहत जो है क्लीन डीजल अभियान के जरिए जो है अपने गाड़ी का प्रचार कर रहा था, जिसमें किसी वाहन को पर्यावरण के अनुकूल बताकर उसका गलत विज्ञापन किया गया था। तो जान रहे होंगे आप कि जो डीजल है वो फॉसिल फ्यूल है, और जब फॉसिल फ्यूल है तो जब उसका दहन होगा तो जाहिर सी बात है कार्बन उत्सर्जन होगा, और उसमें फिर क्लीन डीजल और ग्रीन वॉशिंग का कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता है, ठीक है। कांट के निरपवाद कर्तव्यादेश की बात करें तो कैटेगोरिकल इम्परेटिव की बात करें तो इसका उल्लंघन बताया है। भ्रामक विज्ञापन मनुष्यों को केवल मुनाफा कमाने के साधन के रूप में देखते हैं। हानिकारक सामाजिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना, जैसे फेयर एंड लवली का विज्ञापन जिसमें गोरे रंग को सुंदरता से जोड़ दिया गया, इससे नस्ली पूर्वाग्रहों को बढ़ावा मिलता है। तो जो भी
आज भारत में या पूरे विश्व में देखें तो सुंदरता का पैमाना माना जाता है कि वो गोरा होना चाहिए। तो क्या गोरा होना ही सुंदरता का पैमाना है? तो ऐसा तो नहीं है। बहरहाल लोग मानते हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा का खतरा भी बना रहता है। उदाहरण के लिए जॉनसन बेबी पाउडर का विज्ञापन तब भी किया गया जब इसके संभावित स्वास्थ्य जोखिम सामने आए हैं। तो ये जॉनसन बेबी पाउडर का विज्ञापन, अब ये देखिए यूएसए में ये बैन है, ठीक है। जो बच्चों के मालिश के लिए जो है जॉनसन बेबी पाउडर यूज किया जाता है, लगाया जाता है, तो वहाँ पर बैन है। उसके जगह पर यूएसए में जॉनसन बेबी पाउडर के जगह क्या यूज करते हैं? तो मक्के का आटा जो है यूज करते हैं और वहाँ पर उससे बच्चों की मालिश होती है। लेकिन भारत में वही जॉनसन बेबी पाउडर बड़े धूमधाम से इस्तेमाल होता है और वो जो है समृद्धि का प्रतीक माना जाता है कि हम जॉनसन बेबी पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जेएस मिल का हानि सिद्धांत की बात करें तो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और व्यापार की स्वतंत्रता तब तक स्वीकार्य है जब तक उससे दूसरों को कोई हानि न पहुंचे, ठीक है। भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए कानूनी ढांचों की बात करें कौन कौन से हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये क्या कहता है? तो यह भ्रामक विज्ञापनों को परिभाषित करता है और भ्रामक विज्ञापनों के लिए दंड का प्रावधान करता है। साथ ही सीसीपीए को इसकी जांच करने का अधिकार देता है। कुछ समय पूर्व जो है पतंजलि का जो एक पुत्र जीवक वटी नामक एक औषधि बेचा जाता था, तो उसे भी भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में रखा गया, ठीक है, और उसे भी बैन किया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत ही उसे बैन किया गया। भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश क्या क्या हैं? तो 2022 में इन्हें सीसीपीए ने जारी किया है। खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 यह खाद्य गुणवत्ता से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों के लिए दंड निर्धारित करता है। औषधि एवं चमत्कारिक उपचार यानी आपेक्षणिक विज्ञापन अधिनियम ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 यह ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाता है जो चमत्कारिक गुणों या अप्रामाणिक लाभों का दावा करते हैं। तो पतंजलि का जो पुत्र जीवक वटी है वो यहाँ पर इसके तहत बैन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत का कौन सा राज्य पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर राज्य बना है? ये 2 बार आ गया क्या? चलिए ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो तान्या शर्मा उत्तर प्रदेश की हैं, महक ढिंगरा हरियाणा की, अमीशी कौशिक हरियाणा की, मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, ठीक है, ये जो है एक तरीके से मिस यूनिवर्स के लिए क्वालिफायर का काम करता है, ठीक है। यानी जो यहाँ पर विजेता होता है वो मिस यूनिवर्स में प्रतिभागी करता है। तो यहाँ पर भारत में अभी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का आयोजन हुआ। इसमें मनिका विश्वकर्मा जो राजस्थान से संबंधित हैं उन्होंने खिताब जीता है, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं व्याख्या की। तो राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा 18 अगस्त 2025 को आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की विजेता बनी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिन्हा ने राजस्थान के जयपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में अपनी उत्तराधिकारी का ताज पहनाया। तो रिया सिन्हा जो है 2024 की मिस यूनिवर्स इंडिया थी, ठीक है। इस जीत के साथ मनिका अब इस साल के अंत में थाईलैंड में आयोजित होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो देखिए जो 2025 में मिस यूनिवर्स का आयोजन होगा वो कहाँ पर होगा? थाईलैंड। वो कौन सा संस्करण होगा? 74वां, ठीक है। तो उसमें मनिका विश्वकर्मा प्रतिनिधित्व करेंगी भारत की तरफ से। भारत और मिस यूनिवर्स की विरासत की बात करें तो सुष्मिता सेन
1994 में मिस यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। लारा दत्ता 2000 में दूसरी भारतीय मिस यूनिवर्स बनी थी। और हरनाज संधू जो 2021 में 2 दशकों के बाद भारत के लिए तीसरा ताज लाई थी। ठीक है। मिस वर्ल्ड 2025 की बात करें तो मिस थाईलैंड ओपल सुचाता को 31 मई 2025 को हैदराबाद तेलंगाना के हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड 2025 के शानदार समापन समारोह में मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया। मिस वर्ल्ड का ताज पहनने वाली थाईलैंड की पहली महिला है। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन लंदन स्थित मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। भारत ने इस प्रतियोगिता की 3 बार मेजबानी की है। 1996 में बेंगलुरु में हुआ था और कर्नाटक में, फिर 2024 में मुंबई महाराष्ट्र में। हैदराबाद तेलंगाना ने 7 मई से 31 मई 2025 तक 2025 मिस वर्ल्ड की मेजबानी की थी। तो 2025 की मिस वर्ल्ड की मेजबानी किसने की थी? भारत ने की थी। किसने जीता था? तो थाईलैंड की ओपला सुचाता ने। ठीक है। भारत द्वारा जीता गया अब तक मिस वर्ल्ड कौन कौन सा है? तो पहला मिस वर्ल्ड 1951 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। स्वीडन की केस्टिन मार्गरेटा हाकनसन ने मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था। अब तक 6 भारतीयों को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया जा चुका है। रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000 और मानुषी चिल्लर 2017। यहाँ पर मिस वर्ल्ड की बात हो रही है, न कि मिस यूनिवर्स की। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो हाल ही में ऑलिव रेडिले कछुओं और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए मरीन इलाइट फोर्स की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन से फोर्स की स्थापना की गई है? मरीन इलाइट फोर्स। किसके लिए? ऑलिव रिडले कछुओं के लिए। ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो है इस राज्य द्वारा फोर्स स्थापित किया गया है। तो आप लोगों को पता होगी ऑपरेशन ओलिविया जो है भारत के जो तटरक्षी बल हैं उनके द्वारा और यूएनडीपी के द्वारा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हाँ, IUCN, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट, थोड़ा मैं तो दोस्तों अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, याद नहीं आ रहा है। मैं कंफर्म करके कल बताऊंगा। तो हालांकि भारतीय तटरक्षक विभाग तो है, ये कंफर्म है। ऑपरेशन ओलिविया जो चलाया गया था कहाँ पर? उड़ीसा के तट पर। ठीक है। और इन्हीं ऑलिव रिडले कछुओं के लिए जो है मरीन इलाइट फोर्स की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है अभी? तो ऑप्शन ए कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी कह रहा है केरल, ऑप्शन सी कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कह रहा है उड़ीसा। तो ये फोर्स क्या करेगी? फोर्स जो है इन कछुओं को संरक्षण प्रदान करेगी। और अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने मरीन इलाइट फोर्स की स्थापना करने के लिए प्रयास किया है। और अभी जो है इन कछुओं की बहुत अधिक मात्रा में मृत्यु हुई है, जिसका मुख्य कारण अवैज्ञानिक तरीके से वहाँ पर मत्स्यनकार करना यानी मछली पकड़ना। तो तमिलनाडु हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो समुद्री एलीट फोर्स की स्थापना और उद्देश्य की बात करें तो तमिलनाडु वन विभाग ने चेन्नई वन्यजीव प्रभाग के तहत दूसरी मरीन इलाइट फोर्स स्थापित करने के आदेश जारी किया है। इसका बजट कितना होगा? तो 96 लाख रुपए होगा, जो वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित किया गया है। यह बल मुख्य रूप से संकटग्रस्त समुद्री
जीवों की सुरक्षा, विशेषकर ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा करेगा। चेन्नई के नीलांकरई से मरीना बीच के क्षेत्र पर विशेष ध्यान होगा, क्योंकि यह कछुओं के अंडे देने का प्रमुख स्थल है। तो मरीना बीच कहाँ पर है? चेन्नई के पास में अवस्थित है। ठीक है। मरीन एलिट फोर्स की बात करें तो गश्ती और कानून प्रवर्तन कार्य करेगी, अवैध मछली पकड़ने और वन्यजीव अपराधों पर कार्रवाई करेगी। 5 समुद्री मील के दायरे में ये संरक्षण करेगी। नवंबर से अप्रैल के बीच प्रजनन और अंडा देने के मौसम में विशेष गश्त करेगी। घायल एवं फंसे हुए समुद्री जीवों को बचाने में मदद करेगी। वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आगे कार्य करेगी। ठीक है। पृष्ठभूमि और सामानों की सूची की बात करें तो पहली मरीन एलाइट फोर्स मई 2024 में रामनाथपुरम में स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य गल्फ ऑफ मन्नार जो हमारा तमिलनाडु राज्य है और ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी के बाद यहाँ पर श्रीलंका है और ये बीच का जो क्षेत्र है गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से जाना जाता है, और पाक की खाड़ी की समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना था। जनवरी और फरवरी 2025 में चेन्नई तट पर बड़ी संख्या में ऑलिव रिडले कछुओं की मृत्यु दर्ज की गई, जिसका कारण जाल में फंसना, बाय कैच, जो नायलॉन की जाल होते हैं उसमें बहुत सारे कछुए फंस करके उनकी मृत्यु हो जाती है। समुद्री मलबा, प्लास्टिक निगलना और अनियंत्रित तटीय विकास जो है इसका प्रमुख कारण था, जिस कारण से बहुत सारे कछुओं की मृत्यु हुई। वस्तुतः परिणाम क्या निकला? कछुओं की मौतों में कमी होगी, मतलब इस मरीन लाइट फोर्स से अवैध ट्रॉलिंग और शिकार पर सख्ती होगी, घायल जीवों की तत्काल सहायता होगी, अनुसंधान के लिए बेहतर डेटा उपलब्ध होगा, साथ ही साथ विभागों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय में सुधार होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पर बात हो रही है जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है। तो बात हो रही, किसकी बात हो रही है? जल जीवन मिशन की। तो ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2021। तो यह जो है 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। 15 अगस्त 2019 क्या शुरू किया गया था? जल जीवन मिशन। ठीक है। इसके अंतर्गत टैप के जरिए हर घर को नल के जरिए वाटर सप्लाई सुनिश्चित करना है। ठीक है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो जल जीवन मिशन इसकी उपलब्धियां और उद्देश्य की बात करें तो शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2019 में हुई थी। कब? 15 अगस्त 2019 में। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? हर घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पीने का पानी पहुंचाना। 6 वर्षों में मिशन के तहत 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा दी गई है। इस पहल ने स्वास्थ्य सुधार और सामुदायिक सशक्तिकरण करने में मदद की है। भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इस योजना से विशेष रूप से ग्रामीण भारत की महिलाओं, नारी शक्ति को बड़ा लाभ मिला है। पानी लाने में समय की बचत हुई है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ पर जब आप देखेंगे तो मीलों दूर जाना पड़ता है और पानी वहाँ से ले आते हैं महिलाएं, और ख़ास तौर में से इसमें जो है बच्चे और महिलाएं ही लगे रहते हैं। जब वहाँ पर टाइप का कनेक्शन कर दिया जाएगा तो उनके जो आने जाने का समय है वो बचत होगी। ठीक है। इससे स्वास्थ्य लाभ भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे जो बीमारियां हैं जो जल के कारण होते हैं, जैसे डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है, और ईटिंग अमीबा से होने वाला बीमारी हो गया, तो ये सब जो है जल जनित बीमारियां हैं। तो जब स्वस्थ जल मिलेगा, स्वच्छ जल मिलेगा, तो उससे क्या होगा? स्वास्थ्य लाभ भी होगा। थोड़ा स्वास्थ्य मेरा सही नहीं है मित्रों, जुकाम हो रखा है, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में ज़बान रुक जाती है।
तो माफ़ कीजिएगा। बहरहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। सामाजिक भागीदारी में वृद्धि होगी। यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में भी सहायक रही है। चलिए एक हम लोग इमेज के माध्यम से इस योजना को समझने का प्रयास करते हैं। तो जल जीवन मिशन हर घर जल, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है? तो कार्यकाल घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्ध कराना है। तो ये 55 लीटर जल उपलब्ध कराना है। ठीक है। क्रियान्वयन कौन करेगा? तो जल शक्ति मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। पानी समितियां गठित की जाएंगी। गांव में जलापूर्ति प्रणाली की योजना तैयार करना, उसका क्रियान्वयन करना, प्रबंधन और रखरखाव करना। इसके सदस्य कितने होते हैं? तो 10 से 15 सदस्य होते हैं इस पानी समितियां में। ठीक है। गोवा तथा दादर और नगर हवेली, दमन और दीव देश के क्रमशः पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो गोवा है और दादर नगर हवेली है। वित्तीय प्रतिरूप की बात करें तो केंद्र प्रायोजित योजना जो है यह है एक प्रकार की, और हिमालय तथा पूर्वोत्तर के लिए 90 संबंधित 10 का अनुपात रखा गया है। यानी केंद्र जो है 90% वित्त देगा और 10% राज्य देगा। कहाँ पर? हिमालयी तथा पूर्वोत्तर के लिए। और केंद्र जो है अन्य और राज्यों की भागीदारी जो है 50-50% है, पूर्वोत्तर को छोड़ करके। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सौर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम। तो कहाँ पर अवस्थित है? गुरुग्राम में अवस्थित है। और गुरुग्राम कहाँ पर अवस्थित है? हरियाणा में। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इस वर्ष के अंत तक 17 देशों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस श्रेष्ठता केंद्र स्थापित करेगा, जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में परीक्षण, प्रयोगशाला प्रशिक्षण और स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन देंगे। ISA इस पहल को एक सिलिकॉन वैली ऑफ सोलर के रूप में देख रहा है। भारत में एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे ये सभी 17 केंद्र जुड़े रहेंगे। भविष्य में इन केंद्रों की संख्या 50 देशों तक बढ़ सकती है। ठीक है। तो अभी जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे, यानी वैश्विक क्षमता केंद्र। इसके तहत जो है 17 केंद्र जोड़े जाएंगे और भविष्य में 50 देशों तक यह बढ़ाने की योजना है। ISA की बात करें तो भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में पेरिस में की गई COP की बैठक के दौरान स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और 2030 तक 1 ट्रिलियन सौर निवेश को साकार करना। भारत ने जुलाई 2025 तक 119 गीगावाट सोलर क्षमता स्थापित कर ली है। तो यह डेटा याद रखिएगा। ISA वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी OSO-WOG जैसी परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें देशों को सोलर पावर साझा करने के लिए ऊर्जा ग्रिड से जोड़ने की योजना है। ठीक है। जैसे कि भारत और UAE के बीच 2000 किलोमीटर लंबा अंडर सी केबल, यानी जो समुद्र के नीचे जो केबल स्थापित किया जाता है उसे बोल रहा है अंडर सी केबल, जोड़ने की बात उठ रही है, जो दोनों देशों के बीच पीक ऑफ पावर, ठीक है, समय में अंतर के कारण लाभदायक होगी। पीक ऑफ पावर क्या है? जिस समय में ऊर्जा की मैक्सिमम डिमांड होती है उसे पीक ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है। तो अब तक जो है ISA के साथ 107 देश जुड़ चुके हैं। ठीक है। और 107वां देश कौन जुड़ा है? अभी हाल ही में हमने इसको डेली करंट अफेयर में कवर किया था, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मालदोवा था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो आइनस अरिधनम किस प्रकार की पनडुब्बी है? तो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, अटैक पनडुब्बी, परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और टोही पनडुब्बी। तो अभी कल जो है हम लोग देखे थे अग्नि 5 के बारे में।
जो बैलिस्टिक मिसाइल थी, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल थी। ठीक है, आज हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल की ही बात कर रहे हैं, पर ये पनडुब्बी है और परमाणु संचालित है, तो ये ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। चलिए हम लोग बात करें व्याख्या की। तो भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी यह है, और यह पनडुब्बी वर्तमान में अपने विस्तृत समुद्री परीक्षणों यानी सी ट्रायल्स के अंतिम चरण में है। 2025 के अंत तक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल होने की संभावना है। इसका निर्माण विशाखापत्तनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में हुआ है। अत्यधिक गोपनीय यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत विकसित की गई है। इसमें DRDO, भाभा एंड इसरो ये तीनों शामिल हैं, और ये गोपनीय स्तर पर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार की गई है। पनडुब्बी का वजन कितना है? तो लगभग 7000 टन है, जो पहले की पनडुब्बियों यानी अरिहंत और अरिघाट से 1000 टन अधिक है। तकनीकी विशेषताओं और सामरिक महत्व की बात करें तो INS अरिधमन को पहली S4 क्लास पनडुब्बी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो इसे एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफार्म बनाता है। यह अपने पूर्ववर्तियों यानी INS अरिहंत 2016 और INS अरिघाट 2024 की तुलना में कहीं अधिक उन्नत और शक्तिशाली है। INS अरिधमन भारत की न्यूक्लियर ट्रायड यानी नाभिकीय त्रिकोण रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। न्यूक्लियर ट्रायड क्या है? तो ट्रायड से आप तो समझ रहे होंगे कि एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कौन कौन से शामिल होंगे? तो ये न्यूक्लियर, मान लीजिए ये न्यूक्लियर मिसाइल है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर है, और इसे संचालित कौन कौन कर सके? थल भी कर सके, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इन तीनों को जब मिला लेंगे, जो तीनों मिल करके इस न्यूक्लियर पावर का उपयोग कर सकें, तो इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ट्रायड। यह भारत की समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोधक शक्ति को और सुदृढ़ करेगी। इसके संचालन से भारत का रणनीतिक रक्षा तंत्र और अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण जो है थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होता है, तो इतना तो मैनेजेबल है। आप लोग धैर्य रखिए, जब भी स्वास्थ्य सही होगा तब जो है इजी वे में इस सेशन को लिया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।